हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो क्या है। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो। इसका मतलब ये है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट लिखे मैंने 11, 12 या A11, A12, A13 और यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से। उसके बाद 31, 32, 33। तो इसका मतलब इस थ्योरम प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग यही है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी एक रो ले लो, या तो R1, R2, R3, उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर इसको कॉलम की फॉर्म में लिखें तो मान लीजिए अगर इस तरह से होता, ये लिख दिया, तो इसी प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग यही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी एक रो, उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, या कोई सा एक कॉलम अगर उनके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। R1 या तो जीरो है, या R2 में सारे जीरो हैं, या R3 में सारे जीरो हैं, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह से कॉलम में भी हो सकता है, अगर C1 में सारे एलिमेंट जीरो जीरो हैं, या C2 में हो सकते हैं, C3 में, तो उस बेस पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब अगर इसमें मैं जो रो है उनको इंटरचेंज कर दूँ कॉलम में, तो R1 में 1, 2, 3 लिखा हुआ तो बन जाएगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1, 2, 3। R2 में लिखा हुआ 4, 5, 6, ये बन जाएगा C2, 4, 5, 6। R3 में लिखा 7, 8, 9, ये बन जाएगा C3, 7, 8, 9। तो उस समय जो वैल्यू इसकी आएगी बाद में भी यही वैल्यू इसकी आनी है, यानी कॉलम को अगर रो बना दें और रो को कॉलम बना दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब मैं क्या करूँगा, R1 को R2 में लिख दूँगा, R2 को R1 में, यानी रिप्लेस कर दूँगा। R1 के रिप्लेस पर R2, तो R2 ऊपर जाएगा। R2 में लिखा 4, 5, 6, तो 4, 5, 6। R1 को लिखेंगे R2 में, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं R1 इंटरचेंज R2, तो क्या होगा, R1 बन जाएगा R2 और R2 बन जाएगा R1, तो 4, 5, 6 ऊपर जाएगा, 1, 2, 3 नीचे आ जाएगा, और थर्ड R3 में नो चेंज। तो इस बेस पर क्या हुआ, अगर हम कोई से दो कॉलम या कोई से दो रो को चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो अब ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो व्हेन एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। इसका मीनिंग ये है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे, मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट हैं अगर वे एक जैसे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ C1 में लिख दिया ABC, C2 में लिख दिया PQR और C3 में लिख दिया ABC। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में क्या है, C1 बराबर है C3 के। C1 के जो एलिमेंट हैं ABC वो C3 के एलिमेंट के इक्वल है।
तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, R1 में लिखा ABC, R2 में PQR, R3 में ABC, तब भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, R1 के जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट R3 के हैं। यानी 2 रो इक्वल हों या 2 कॉलम इक्वल हों, तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम्स और रो इज द सम ऑफ 2 टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट टर्म्स इन प्लेस ऑफ ईच सम, द अदर ओनली द सेकंड टर्म। इसका मीनिंग ये है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी कॉलम या कोई सा कॉलम या कोई सा रो में सम की कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा A + B C + D E + F, और यहाँ पे लिख दिया P Q R S T और ये लिख दिया U, ये लिखा हुआ इस तरह कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या है, C1 में सम की कंडीशन है, यहाँ पर 2 एलिमेंट सम करके लिखे गए। तो उसने ये बताया कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में ये कंडीशन दिखाई देती है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम और रो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट को हम 2 जगह ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए, एक बनेगा सेकंड एलिमेंट के लिए। तो एक डिटर्मिनेंट तो बन जाएगा इस तरह से, पहले ये लिखेंगे A C E C2 C3 नो चेंज, P Q R S T और U, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब जो दूसरा डिटर्मिनेंट इसको जो हमने ब्रेक किया है, तो उसके लिए दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा दूसरे एलिमेंट को लेकर के। तो दूसरा क्या आएगा, B D और F, और C2 वही रहेगा और C3 वही रहेगा। ये हो गया इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट विल बी द के टाइम विल बी। मान लीजिए अगर मैंने किसी डिटर्मिनेंट में एक स्केलर क्वांटिटी ले ली है, रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दी के से, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के टाइम यानी के गुना ही हो जाएगी। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, अगर स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो वो स्केलर सारे मैट्रिक्स में यानी उसमें जो एलिमेंट लिखे सब में मल्टीप्लाई करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम केवल किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में करेंगे या किसी कॉलम में करेंगे, या सारे एलिमेंटों के साथ नहीं होगा। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, मैं अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो केवल R1 के एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगी। उसने ये बताया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही गुना हो जाएगी इतने जो तुमने स्केलर लिया है। तो मैं स्केलर ले रहा हूँ यहाँ पर 2 से अगर गुणा करता हूँ तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 2 गुने के बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 6 4 5 6 7 8 9, यानी अगर मैंने R1 में 2 से मल्टीप्लाई की है, ठीक है, अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई की है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके 2 गुने के बराबर होगी। अगर मैंने R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ये डिटर्मिनेंट बनाया था तो इसकी जो वैल्यू आनी है वो इसकी वैल्यू इसके 2 गुने के बराबर आएगी। कहने का मतलब हुआ कॉलम भी ले सकते हैं, कॉलम C1 में 1 4 7 है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई नया मैट्रिक्स बनेगा, और वो जो मैट्रिक्स बन करके वो डिटर्मिनेंट बनेगा, वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा अगर मैं उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ तो वो वैल्यू इसके उतने ही गुने के बराबर आएगी। जैसे यहाँ मैंने R1 में 2 से गुणा किया तो ये न्यू डिटर्मिनेंट बना। अब अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो इसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 गुने के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अब क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ के लिए, जिसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट लिखा मैंने 1 1 1 A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब इसको प्रूव करिए। तो देखो ये कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 1 1, डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पेयर पे ध्यान देंगे। पेयर बनाना पहला ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे बन सकता है, R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R3, C1 C2 C3। अब हमें यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम रो को ले रहे हैं या कॉलम को, अपनी चॉइस है, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पहले मैंने देखा ए माइनस बी बनेगा कैसे। ए माइनस बी बनेगा अगर इस ए में से ये माइनस हो। अब ए जो है R1 में है, बी जो है R2 में है। इसका मतलब हुआ R1 में से R2 को माइनस कर दो, R1 माइनस R2। जैसे ही R1 से R2 को माइनस किया क्या बना 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ऊपर बन जाएगा ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो यहाँ उसको एक आइडेंटिटी फॉलो कर देंगे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। R2 नो चेंज, R3 नो चेंज। इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखो अब हमें बनाना था सेकंड पेयर। एक पेयर हम बाहर ले सकते हैं, R1 से कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी। यहाँ क्या है 0 है, 0 के साथ अगर मैं ए माइनस बी लिख दूँ तो तब भी 0 ही बनेगा, यानी यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी। तो हम क्या कह सकते हैं टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1 से ए माइनस बी कॉमन ले लो। जैसे ही ए माइनस बी कॉमन लिया डिटर्मिनेंट क्या बना यहाँ पर 0, यहाँ रह जाएगा 1 क्योंकि ये तो कॉमन आके बाहर आ गया, ये गया बाहर, यहाँ बचा a प्लस बी। उसके बाद R2 नो चेंज 1 बी स्क्वायर, R3 में है 1 सी स्क्वायर। सेकंड पेयर मुझे बनाना बी माइनस सी बन जाएगा अगर मैं R2 माइनस R3 कर दूँ। R2 में से R3 माइनस करें तो बी माइनस सी बन जाएगा। a माइनस बी ऐसे लिखो, R1 नो चेंज, R2 में बी माइनस सी क्या है बी माइनस सी मतलब R2 माइनस 3, R2 में से R3 घटाओ 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, यहाँ फिर आइडेंटिटी बनेगी बी माइनस सी बी प्लस सी और यहाँ रह जाएगा 1 सी स्क्वायर। फिर वही काम R2 से बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी पहले से ही था, बी माइनस सी और आ गया, क्या बचा 0 1 a प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा बी प्लस सी और यहाँ बचा 1 सी स्क्वायर। बस मैंने बताया था जिस दिन डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। अब एक्सपेंड करते समय क्या होता, एक्सपेंड उसी के अलोंग करो जहाँ पर ज़्यादा जीरो हैं। जीरो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ गए हैं C1 में 2 जीरो हैं, तो इसको अब एक्सपेंड करेंगे C1, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग जैसे एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, जो कॉमन ले रखा वो तो ऐसे ही रहेगा a माइनस बी माइनस सी। अब C1 का साइन क्या बताया था, C1 का साइन था प्लस माइनस प्लस, तो C1 में पहले नंबर पर 0 है तो 0 के लिए 0 डिटरमिनेंट बन जाएगा, वैल्यू सारी 0 करेगा, यहाँ भी 0 आएगा यानी प्लस 0 माइनस 0, अब प्लस आएगा यानी यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाएगा 31 का। 31 का साइन कैसा रहता, प्लस ही रहता, तो प्लस लिख दिया। अब इसके लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए डिटरमिनेंट बनेगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। 1 जो है R3 में है और C1 में है, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, माइनस साइन लगेगा मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा माइनस का a माइनस का b। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, b से b कट जाएगा, a माइनस b माइनस सी, क्या रह जाएगा यहाँ पे c माइनस a। यही आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड बना दी है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन आएंगे प्रूव करने के बेस पर, तो पहले ये देखना कि हम सबसे पहले कौन सा पेयर बनाएंगे, किस ऑपरेशन का यूज करें, तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बुक का अब देखो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है
इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी हमने समझाई थी उन प्रॉपर्टी का यूज करके एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए, एक्सपेंड हमें करना नहीं है, बिना एक्सपेंड किए 1 to 7 एक्सरसाइज 1 to 7 मतलब है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चन है उनका विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करना नहीं है और हमें उनको प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स डिटरमिनेंट गिवन है एक्स, C1 में है XYZ, C2 में है ABC, C3 में x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। ये हमें जीरो प्रूव करना है। जीरो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट है x y z ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब जीरो कब बनता, जीरो की दो प्रॉपर्टी हमारे सामने आई थी। पहली प्रॉपर्टी थी या तो किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। दूसरी प्रॉपर्टी थी या फिर किसी दो रो में या किसी दो कॉलम में एलिमेंट सेम हो जाए, यानी एलिमेंट आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल होना, इस तरह से। तो अब इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो जाएंगे। देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस ए C1 में C2 को ऐड करके देखो। C1 में मैंने ऐड कर दिया C2 को। जैसे ही C1 में C2 ऐड किया, x में क्या ऐड हुआ, a ऐड हुआ, कितना बन गया x प्लस ए। C1 में y था, y में ऐड हुआ b, कितना बना y प्लस b, ये कितना बना z प्लस c। C2 नो चेंज a b c। C3 नो चेंज x प्लस ए y प्लस b z प्लस c। ध्यान से देखो क्या नज़र आएगा, नज़र ये आएगा C1 और C3 सेम हो गए। C1 में x प्लस ए, C3 में x प्लस ए। C1 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। C3 में क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यानी C1 में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वही एलिमेंट लिखे गए हैं C3 में। तो यहाँ पर कह सकते हैं C1 बराबर है C3 के। देन वैल्यू कितनी आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, जीरो आ जाएगी। क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं ये वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट, इसके जो डिटर्मिनेंट हमने डेल्टा मान लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। या डायरेक्ट लिख देंगे तब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। प्रॉपर्टी यहाँ पर लग चुकी है, C1 किसके बराबर है, C3 के। और हमें पता था कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम के एलिमेंट इक्वल होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, C1 में C2 ऐड कर दिया तो उसके बाद C1 के जो एलिमेंट है C3 से मैच हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।